नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आपको ये ऑडियो क्लिप अच्छी लगे तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है कर्ण पिशाचिनी के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पुश्तैनी घर अलीबाग की देर रात की शांति आमतौर पर सुकून देती थी। आज रात यह एकदम घोंटने वाली चादर सी लग रही थी। आम के पेड़ों के बीच बसा यह पुराना घर आमतौर पर केवल अरब सागर की दूर की लोरी और झिंगुरों की आवाजें ही प्रदान करता था। लेकिन तभी मेरा फोन बजा। एक अनजान नंबर। मैं झिझका। अंधेरे में चमकती स्क्रीन एक रोशनी की किरण थी। उत्सुकता एक घातक दोष जीत गई। हेलो। मेरी आवाज सन्नाटे में थोड़ी तेज हवा में तैर गई। एक फुसफुसाहट, सूखी पत्तियों में हवा की सरसराहट जैसी, रिसीवर से निकली। तुम अब मुझे सुन रहे हो। एक ठंडक समुद्री हवा से भी तेज मेरी त्वचा पर चुभ गई। ये कौन है? मैं कर्ण पिशाचिनी हूं। आवाज कर्कश थी। हर अक्षर एक प्राचीन द्वेष से भरा हुआ था। मैं ध्वनि के माध्यम से परेशान करती हूं और तुमने, प्रिय श्रोता, मुझे आमंत्रित किया है। मेरा तार्किक दिमाग, जो एक शहरी वास्तुकार के रूप में वर्षों से परिष्कृत हुआ था, उपहास करने लगा। एक मजाकिया कॉल। साफ तौर पर कोई ऊबा हुआ किशोर जिसके पास बहुत समय था और स्थानीय लोक कथाओं का शौक था। बहुत मजेदार, मैंने किसी तरह कहा। एक घबराहट भरी हंसी मेरे गले में अटक गई। तुमने गलत नंबर लगाया है। लेकिन फिर आवाजें शुरू हो गईं। पहले एक हल्की लयबद्ध खुरचनी, जैसे कि मेरे बेडरूम के दरवाजे के ठीक बाहर फर्श पर छोटे पंजे घसीटे जा रहे हों। मैं जम गया। मेरी सांस अटकी हुई थी। पुराना घर अक्सर आवाजें करता था, बसने और हिलने डुलने की, लेकिन यह विशिष्ट थी, जानबूझकर की गई थी। फिर एक नीची कर्कश गर्राहट मेरे पैरों के नीचे से फर्श के माध्यम से गूंज उठी। तीव्रता में बढ़ती गई जब तक कि ऐसा लगा जैसे कोई जानवर घर की नींव में ही हिल रहा हो। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, इसे मन की चाल, अजीब कॉल से हुई मतिभ्रम मानकर। जब मैंने उन्हें खोला तो आवाज अभी भी वही थी, अब एक हल्की तेज चीख के साथ जो दीवारों से ही निकलती हुई लग रही थी। मेरा संदेह, जो आमतौर पर एक ठोस लंगर था, टूटने लगा। मैंने फोन पकड़ा हुआ था। भूतिया फुसफुसाहट अभी भी उसमें से गूंज रही थी, हालांकि कोई नए शब्द नहीं बोले गए थे। आवाजें तेज होती गईं, मेरे चारों ओर घूमती रहीं। मैंने एक बच्चे की दूर की दुखद चीख सुनी, फिर लकड़ी के टूटने की तेज आवाज, उसके बाद भारी जंजीरों के पत्थर पर घसीटे जाने जैसी आवाज। यह डर का एक सिम्फनी था। हर नोट एक अलग डर पर बज रहा था। मैंने फोन को बिस्तर पर फेंक दिया, जैसे वो जलता हुआ कोयला हो। प्रेतवाधित आवाजें स्वतंत्र हो गई थीं। अब रिसीवर से बंधी नहीं थीं। वे हर जगह थी। मेरे कानों के पीछे फुसफुसाहट, पर्दों में सरसराहट, मेरे बगल की दीवार से कुछ भारी चीज के टकराने की स्पष्ट गीली धप। मैं उछल पड़ा। मेरी धड़कन पसलियों से टकरा रही थी। मुझे यकीन था कि कोई अंदर घुस आया है। मैं बेडरूम से बाहर लड़खड़ाया। मेरी टॉर्च की किरण अनियमित रूप से नाच रही थी जब मैंने खाली गलियारों में तलाशी ली। हर छाया घूमती हुई लग रही थी। हर हवा का झोंका एक प्रेतवाधित स्पर्श जैसा लग रहा था। आवाजें पीछे पीछे आती रहीं, घर के गूंजते हुए खालीपन से एम्पलीफाइड होकर। प्राचीन सीढ़ी की चरमराहट मेरे कदमों से नहीं, बल्कि एक अदृश्य उपस्थिति के मेरे पीछे चढ़ने से। दूर रसोई में चीनी मिट्टी के बर्तनों की खनक। मेरा तार्किक दिमाग बेताब होकर जवाब ढूंढ रहा था। एक खराब सर्किट, दीवारों में चूहे, कहीं बज रही कोई पुरानी रिकॉर्डिंग। लेकिन ये कोई साधारण आवाजें नहीं थीं। वे बुद्धिमान, दुर्भावनापूर्ण लग रही थीं। मेरी सैनिटी को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई थीं। वे मुझसे खेल रही थीं, मेरे आतंक का ऑर्केस्ट्रेशन कर रही थीं। मैं अपने कमरे में वापस भागा, दरवाजा बंद कर दिया और उसे एक पुरानी संदूक से बैरिकेड कर दिया। मैंने अपनी उंगलियों को अपने कानों में ठूंस लिया, इतनी जोर से दबाया कि मेरा सिर दर्द करने लगा।
कोई फायदा नहीं हुआ। आवाजें अब बाहरी नहीं थीं, वे मेरे अंदर थीं। चीखों और फुसफुसाहटों का एक कर्कश शोर और एक अदृश्य दिल की लयबद्ध भयानक धप धप धप। कॉलर के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। तुम अब मुझे सुन रहे हो, तुमने मुझे आमंत्रित किया है। एक ठंडी और पूर्ण घबराहट ने मुझे जकड़ लिया। यह कोई मजाक नहीं था, यह वास्तविक था। कर्ण पिशाचिनी केवल आवाजें नहीं भेज रही थी, वह आवाज थी मेरे पूरे अस्तित्व पर आक्रमण कर रही थी। मैं फंस गया था, न केवल घर में बल्कि अपने ही दिमाग में। एक ऐसी इकाई से प्रेतवाधित था जिसने सबसे आम इंद्रियों के माध्यम से पर्दा तोड़ दिया था। इसके बाद की चुप्पी और भी भयावह थी। यह रात की प्राकृतिक शांति नहीं थी, यह एक भारी प्रतीक्षित चुप्पी थी, वैसी ही जो तूफान के बाद छा जाती है, जिससे हुई तबाही का संकेत मिलता है। और मैं जानता था, एक निश्चितता के साथ जिसने मेरे खून को जमा दिया था, कि मैं अब अकेला नहीं था, न घर में और निश्चित रूप से अपने ही दिमाग की सीमाओं के भीतर भी नहीं। कर्ण पिशाचिनी आ गई थी। आपके अनुसार आगे क्या होता है? क्या नायक वापस लड़ने की कोशिश करता है या युद्ध पहले ही हार चुका है? भारी चुप्पी घुटन भरी थी, पहले वाली ध्वनियों से कहीं ज्यादा परेशान करने वाली। ये किसी शिकारी के घात लगाने से पहले की शांति थी। मेरे कान बज रहे थे, बाहरी शोर से नहीं बल्कि अंदर की भयावह खामोशी से। मैंने अपनी उंगलियां अपने कानों से हटाईं, हर हरकत गूंजती हुई लग रही थी। कमरा वैसा ही था जैसा मैंने उसे छोड़ा था। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, धूल के कणों को भूतिया तैरते हुए दिखा रही थी। लेकिन कुछ बदल गया था, एक भारीपन, एक उपस्थिति जो पहले नहीं थी। हवा स्थिर लग रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। फिर यह शुरू हुआ, बहुत धीरे धीरे, इतना सूक्ष्म कि पहले मुझे लगा कि यह मेरी कल्पना है। एक हल्की सी गुनगुनाहट मेरे ठीक पीछे से आ रही है। यह एक परिचित धुन थी, एक लोरी जिसे मेरी दादी माँ बचपन में गाया करती थी, लेकिन इसकी पिच गलत थी, बहुत नीची और एक भयानक कंपन से भरी हुई थी। मैं धीरे धीरे घूमा, मेरी आंखें अंधेरे को स्कैन कर रही थीं। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन गुनगुनाहट तेज होती गई, अब अधिक स्पष्ट, अधिक विकृत। लोरी के शब्द जो कभी सुकून देने वाले थे, अब कर्कश और धमकी भरे लग रहे थे। डर ने मुझे लकवा मार दिया। ये सिर्फ आवाजें नहीं थीं, यह मेरी यादों का उल्लंघन था, मेरे बचपन की पवित्रता का अपमान था। कर्ण पिशाचिनी जानती थी, वह मेरे दिमाग में गहराई तक देख सकती थी। तभी गुनगुनाहट अचानक बंद हो गई। चुप्पी और भी ज्यादा भारी थी, जैसे किसी ने अपनी सांस रोक ली हो। मैं कांप रहा था, हर मांसपेशी तन गई थी, हमले का इंतजार कर रहा था। यह एक फुसफुसाहट थी जिसने चुप्पी को तोड़ा, मेरी गर्दन के ठीक पीछे। डर लगता है, आवाज वैसी ही थी जैसी फोन पर थी, लेकिन अब यह अंतरंग थी, मेरी अपनी त्वचा पर महसूस हो रही थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले में कुछ अटक गया। मैं पीछे हट गया, बिस्तर से टकरा गया। मेरी आंखें कमरे के हर कोने पर टिकी थीं। चले जाओ। मेरी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी, मुझे अकेला छोड़ दो। एक मंद हंसी, सूखी पत्तियों के सरसराहट जैसी, पूरे कमरे में गूंज उठी। तुमने मुझे आमंत्रित किया, प्रिय, अब मैं यहाँ हूँ। मैंने अपने चारों ओर देखा, बेताब होकर किसी भी हथियार की तलाश में। मेरी नजर बिस्तर के किनारे पर पड़ी एक भारी पीतल की मूर्ति पर पड़ी। यह मेरी दादी माँ की एक और विरासत थी, जिसे मैं हमेशा भाग्यशाली मानता था। मैंने उसे पकड़ा, उसका ठंडा वजन मेरे कांपते हुए हाथ में कुछ आत्मविश्वास भर रहा था। अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगी तो मैं तुमसे लड़ूंगा, मैंने कहा। मेरी आवाज अब थोड़ी ज्यादा दृढ़ थी। हंसी फिर आई, इस बार और जोर से और अधिक मजाकिया। तुम लड़ोगे? तुम तो डर से कांप रहे हो। मैं करूंगा, मैंने जोर देकर कहा। यह मेरा घर है, तुम यहाँ नहीं हो। एक पल के लिए चुप्पी छा गई, फिर आवाज फिर से आई, इस बार मेरे ठीक कान में।
इतनी तेज कि मुझे दर्द हुआ। तुम्हारा घर? क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? कमरे में हवा ठंडी हो गई और मुझे एक भारी, दम घोंटने वाला दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी छाती पर दबा रहा हो। मेरी सांस उखड़ने लगी और मेरे हाथ से मूर्ति फिसल गई, फर्श पर एक भारी धमाके के साथ गिरी। आवाजें फिर शुरू हो गईं, एक कोलाहलपूर्ण कोलाज जिसने मेरे दिमाग पर हमला कर दिया। चीखें, गर्राहट, फुसफुसाहटें, सब एक साथ मिलकर एक भयावह सिम्फनी बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सिर के अंदर हजारों आत्माएं यातना में चिल्ला रही हों। मैं अपने घुटनों पर गिर पड़ा, अपने हाथों से अपने कानों को ढोंक लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आवाजें मेरे अंदर थीं, मेरे दिमाग की दीवारों से गूंज रही थीं। मेरी तर्क शक्ति टूट रही थी, वास्तविकता धुंधली हो रही थी। तभी आवाजों के बीच मैंने एक और आवाज सुनी। यह कर्कश या भयावह नहीं थी, यह धीमी, शांत और पहचानने योग्य थी। बेटा, मैं चौंक गया। ये मेरी माँ की आवाज थी, जिसे मैंने वर्षों से नहीं सुना था। आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। माँ, क्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज चिंतित थी, कोमल थी। क्या हो रहा है? मैं डर गया हूँ, मैं फुसफुसाया। मेरी आवाज टूट रही थी। यहाँ कुछ है, मैं इसे सुन सकता हूँ। शांत हो जाओ, मेरी माँ ने कहा। सब ठीक हो जाएगा, बस मेरी सुनो। उसकी आवाज एक लंगर की तरह थी, अराजकता के बीच स्थिरता का एक बिंदु। मैंने ध्यान से सुना, हर शब्द को सोख लिया। याद है जब तुम छोटे थे और तुम्हें बुरे सपने आते थे? उसने पूछा। तुम मेरे पास आते थे और मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती थी। हाँ, मैंने कहा, कुछ उम्मीद महसूस कर रहा था। वही करो अब, उसने कहा। अपने दिमाग में एक कहानी बनाओ, एक अच्छी कहानी, एक शांत कहानी। ये समझ में आया। कर्ण पिशाचिनी ध्वनि पर फीड करती थी, डर पर फीड करती थी। शायद, सिर्फ शायद, मैं अपनी आवाज से लड़ सकता था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी माँ की आवाज पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने एक कहानी बनाना शुरू कर दिया। अपने दिमाग में एक शांत समुद्र तट की कल्पना की, जहां लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। मैंने गर्म सूरज, रेत की गंध और हवा की सुखदायक आवाज की कल्पना की। आवाजें अभी भी मेरे चारों ओर घूम रही थीं, लेकिन उनकी तीव्रता कम होने लगी। मेरी माँ की आवाज मेरे अपने दिमाग में जोरदार हो रही थी। मैं अपनी कहानी में और गहराई तक गया, हर विवरण को स्पष्ट और ज्वलंत बना रहा था। धीरे धीरे, आहस्ते आहस्ते, भयावह आवाजें फीकी पड़ने लगीं, जैसे दूर होता शोर। उनकी जगह मेरे दिमाग में समुद्र की शांत लय आ गई। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो कमरा शांत था, भारीपन चला गया था, हवा फिर से ताजा लग रही थी। मैं अभी भी कांप रहा था, लेकिन डर की जकड़ कमजोर हो गई थी। कर्ण पिशाचिनी चली गई थी, फिलहाल के लिए। मैं जानता था कि यह अंत नहीं था। मैंने उसे आमंत्रित किया था और वह वापस आएगी, लेकिन अब मुझे पता था कि मैं अकेला नहीं था। मेरे पास अपनी आवाज थी, मेरी यादें थीं, मेरी अपनी कहानियां थीं, और शायद, सिर्फ शायद, वे कर्ण पिशाचिनी के अंधेरे जादू के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार थे। मैं फर्श से उठा, थका हुआ लेकिन दृढ़। रात अभी भी जवान थी और अलीबाग की चुप्पी अब थोड़ी कम सुकून देने वाली, थोड़ी ज्यादा सतर्क थी। लेकिन इस बार मैं सुनने के लिए तैयार था, और शायद इस बार मैं जवाब भी दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।